Hello students, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 2, History, 8th standard. Name of the chapter is From Trade to Territory. Students, as you know, till now we have done in this chapter that how Britishers came to India, how they started ruling over the subcontinent, how they gained the Diwani rights in Bengal, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने कौन से वो तरीके अपनाए कि विभिन्न अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों को उन्होंने किस तरीके से अपने अंडर में लिया। और जैसे कि हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी, इट वाज द फर्स्ट फेमस बैटल और यू कैन से द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर इंडिया। देन हमने उसके बाद पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद किस तरीके से इन दो युद्धों के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को एक्सपेंड करना शुरू किया। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस, एक नई उन्होंने तकनीक अपनाई सब्सिडरी अलायंस के नाम से, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। इसके तहत उनको डायरेक्ट भारत के अलग अलग राज्यों के साथ लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। वो भारत के जितने भी राजा थे, लोकल जो राजा थे, उनको वो एक ऑफ़र देते थे कि आपको दूसरे राजाओं से लड़ने की या उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो ब्रिटिशर्स की सेना होगी वो आपकी रक्षा करेगी, उसके बदले में आपको एक मिनिमम अमाउंट आपको हर महीने कंपनी को देना पड़ेगा। और यदि वो राजा ये अमाउंट देने में फ़ेल हो जाता है तो उसका राज्य अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ये कुछ ऐसे तरीके थे जो उन्होंने अपनाए। और दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उन्होंने अपनाया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी ऐसी ही एक तकनीक थी उनकी, जिसके तहत जो भी राजा जिसका अपना संतान नहीं होगी वो दूसरे किसी बच्चे को गोद लेकर अपने वंशानुक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके तहत अगर किसी राजा के अपना बच्चा नहीं होगा तो उसका राज्य अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। ये कुछ ऐसी तकनीकें थी जो उन्होंने अपनाई यहाँ के राज्यों को हड़पने के लिए। उसके बाद पेज नंबर 16 से मैं शुरू कर रही हूँ। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ ए थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये तो कुछ ऐसी बातें थी जिससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स सीधा लड़ाई नहीं करते थे। वो कुछ ऐसे तरीके अपनाते जिससे बिना लड़ाई करे ही किसी भी राजा का राज्य उनके हाथों में चला जाए। लेकिन यदि उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बारी आती थी, यदि उनको ऐसा लगता था कि हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर खतरा है, तो वो डायरेक्ट आमने सामने सैनिक टकराव से भी पीछे नहीं हटते थे। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। ये बात हमें इस केस से पता चलती है, इससे समझ में आता है कि जो साउथ इंडियन स्टेट था मैसूर, वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ। Mysore had grown in strength under the leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. मैसूर जो था वो एक ऐसा राज्य था जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली उभर कर सामने आया, काफ़ी मजबूत हुआ दो राजाओं की लीडरशिप में, दो रूलर की लीडरशिप में। एक तो था हैदर अली जिसने 1761 से 1782 तक रूल किया, और उसके बाद उसका बेटा जिसका नाम था टीपू सुल्तान जिसने 1782 से 1799 तक रूल किया। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डेमम। मैसूर जो था उसने कंट्रोल कर लिया था, काफ़ी हद तक उसके हाथों में कंट्रोल था। वहाँ पर जो मालाबार कोस्ट पर, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, जो केरला की साइड में जो भी कोस्ट है उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। यहाँ पर जो भी व्यापार होता था पेपर का और कार्डेमम का, इलायची का और काली मिर्च का जो व्यापार होता था, वो पूरा कंट्रोल इनके हाथों में था। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom. उसके बाद टीपू सुल्तान ने 1785 में जो भी बाहर भेजा जाता, जो एक्सपोर्ट किया जाता था सैंडलवुड का, पेपर का, काली मिर्च का और कार्डेमम यानी कि इलायची का, उसने उसको रोक दिया। और
एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स, और वहाँ के जो भी लोकल मर्चेंट थे उनको ब्रिटिशर्स या कंपनी के साथ व्यापार करने से उसने रोक दिया. ही also established a close relationship with the French in India. और उस समय पर जैसा कि आपको पता है फ्रेंच जो ट्रेडिंग थे वो कंपनी से वो भी यहाँ पर थी, तो उसने अपने काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किए थे फ्रेंच लोगों के साथ. एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उनकी सहायता से, फ्रेंच लोगों की सहायता से उसने अपनी आर्मी को काफ़ी मॉडर्नाइज किया. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, ब्रिटिशर्स को इस बात का काफ़ी गुस्सा था कि उसने वहाँ पर लोकल मर्चेंट्स को व्यापार करने से रोक दिया था, और जो भी एक्सपोर्ट होता था उसके पोर्ट से वो उसने रोक दिया था. दे सॉ हैदर, उन्होंने हैदर और टीपू सुल्तान को एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस रूलर्स के रूप में देखा कि ये दोनों घमंडी हैं और हमारे लिए खतरा है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं. रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल, ऐसे रूलर जिनको कंट्रोल किया जाना और जिनका कुचला जाना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही जो हैदर अली और जो टीपू सुल्तान थे वो ब्रिटिशर्स की किसी भी तरीके की सब्सिडरी अलायंस जैसी जो नीतियाँ थी उसके काबू में आने वाले वो नहीं थे, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को इनका जो किंगडम था उसको हथियाने के लिए उनके साथ आमने सामने की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी. 4 लड़ाइयाँ इनके बीच में लड़ी गई थी. मैसूर की सबसे पहली थी 1767 से 69, दूसरी 1780 से 84, 1790 से 92 एंड 1799. ओनली द लास्ट, इन सभी में जो लास्ट जो फोर्थ बैटल थी, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री. सिर्फ जो चौथी लड़ाई थी उसमें कंपनी जीत हासिल कर पाई. टीपू सुल्तान जो था वो अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बचाता हुआ मारा गया. मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर फॉर्मर, मैसूर को हैदर अली के पहले जो डायनेस्टी वहाँ पर रूल करती थी वोडियार्स, उनके हाथों में सौंप दिया गया, और उनके साथ भी एक सब्सिडरी अलायंस जो थी वो उनके ऊपर लगा दी गई. सब्सिडरी अलायंस का मीनिंग मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, टीपूज टॉय टाइगर. दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकल टॉय ऑफ टीपू पोजेस्ड. यहाँ ये एक बहुत बड़ा मैकेनिकल टॉय था जो टीपू सुल्तान का हुआ करता था. आप इसमें देख सकते हो कि ये जो टाइगर है ये एक यूरोपियन सोल्जर को मार रहा है. व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न, द टॉय टाइगर, जब इसके हैंडल को मोड़ा जाता है तो ये जो टॉय टाइगर है ये रोर करता है और जो सोल्जर है वो चिल्लाता है. दिस टॉय टाइगर इज़ नाउ केप्ट. अब ये टॉय टाइगर को ब्रिटिशर्स अपने साथ में ले गए थे और इसको विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा गया है. उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में दिया गया है द लेजेंड ऑफ टीपू. Kings are often surrounded by legends and their powers glorified through folklore. हमेशा राजा जो होते हैं उनके लिए लेजेंड्स काफ़ी बनाई जाती हैं, मतलब कहानियाँ जो में भी वो कहानियाँ जो उनके बारे में लिखी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, वो सच हों या ना भी हों, उनकी पावर को ग्लोरीफाई किया जाता है लोक गीतों की सहायता से, फोकलोर की सहायता से. हियर ए लेजेंड अबाउट, यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में भी एक ऐसी ही दंत कथा प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि जब वो राजा बना था 1782 में, मैसूर का जब राजा बना था टीपू सुल्तान, ही सेड दैट वंस, एक बार ऐसा कहा, इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ जंगल में गया था शिकार करने के लिए, जहाँ पर उसका सामना एक टाइगर के साथ हुआ. हिज गन डिड नॉट उस समय पर उसकी जो गन थी उसने वो चल नहीं पाई, और उसका जो छुरा था डैगर फेल इन ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिर गया उसका छुरा. फिर ही बैटल विद द टाइगर अनआर्म्ड अंटिल, वो बिना हथियार के अपने उस टाइगर के साथ वो लड़ाई लड़ता रहा और बाद में वो उस टाइगर को पाने में कामयाब हो गया. फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल, और इस लड़ाई में उसने टाइगर को मार दिया. आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर एंड ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग. उसके बाद से उसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, और उसका जो फ्लैग था उस पर भी टाइगर उसने बनाया हुआ था. So here you are going to describe about the battles fought between the company and the rulers of Mysore. First question. Second question, write a note on Tipu Sultan, the tiger of Mysore. 2 questions you have to write. Okay, that's it in this video.